नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कई बार इसे छोड़ भी दिया जाता है, क्लासेस में पढ़ाया नहीं जाता है। और मुझे तो ये लगता है कि अगर टॉप 3 सोशियोलॉजी के अगर हम टॉपिक्स की बात करें जिसे हमें पढ़ना चाहिए शुरुआती दौर में, तो उसमें से एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि यही आपके विषय को आगे चल के एक आयाम देता है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को देखना है, किस तरीके से परखना है और किस तरीके से अपनी थ्योरी का एक निर्माण करना है। अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस हम किस चीज़ को कहेंगे, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस हम लोग किस तरीके से समझेंगे, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होती है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, परिप्रेक्ष्य क्या होता है। परिप्रेक्ष्य से हमारा यहाँ पर आशय ये है कि किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया जो कि समाजशास्त्रीय ढंग हो। परिप्रेक्ष्य से हमारा मतलब कोई भी चीज़ हम किस तरीके से देखते हैं। उदाहरण के लिए आपके हाथ में फ़ोन है, आप इसे दूसरों से बातचीत करने का माध्यम के परिप्रेक्ष्य के रूप में देखते हैं, पर आपकी माताजी या आपके पिताजी इसे आपके बिगड़ने के साधन के रूप में देख रहे होते हैं। फिर इसे कोई चोर जब आपके पास देखता है तो वो इसे एक मूल्यवान वस्तु के रूप में देखता है जिससे उसका चुराने का मन है। और कंपनी आपके हाथ में देखती है कि किस तरीके से ये व्यक्ति इस फोन को यूज कर रहा है और कितना हम इसमें और बदलाव कर सकते हैं ताकि बाजार में ज्यादा से ज्यादा ये बिके। एक छोटा बच्चा आपके हाथ में फोन देखते ही गेम खेलने की बातें करने लग जाता है, उसमें उसको गेम दिखाई देता है कि मुझे तो गेम चाहिए। तो ये सभी लोग अपने अपने परिप्रेक्ष्यों से एक ही चीज को देख रहे हैं। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जैसा कि हमने समझा कि समाजशास्त्र विषय ही सारे अन्य वैज्ञानिक विषय और अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों से अलग है, तो किस तरीके से ये अपना परिप्रेक्ष्य डेवलप कर रहा होता है। हालांकि इसमें बहुत सारे अन्य परिप्रेक्ष्यों की भी बातें आ जाती हैं जो कि कलेक्टिवली एक नया परिप्रेक्ष्य बना देती हैं, जिसको हम लोग समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। पर्सपेक्टिव या अप्रोच हम अपने समाज की बात करें तो हम एक इंडिविजुअल को ना देख के उसको एक कलेक्टिवली हम पूरे ग्रुप में देख रहे होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं एक साइंटिफिक एग्जांपल की तरीके से अगर हम इसको देखें तो मान लीजिए ये लोग हैं और ये कुछ लोग हैं, ये समूह में रह रहे हैं, यहाँ पे मतलब समाज में रह रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि हर व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहा है वहां पे, कि वो अपनी मर्जी से कर रहा है। वो उस समूह के कारण जो क्रियाएं पनपी हैं, जो चीजें करने के लिए कहा गया है, वो उस समूह को कर रहा है और एट द टाइम वो समूह में पार्टिसिपेट भी कर रहा है और समूह में योगदान भी दे रहा है उस समूह की क्रियाओं को और ज्यादा परिपक्व बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? उदाहरण के लिए जैसे क्लास में सभी टेस्ट दे रहे हैं, आपको लगता है कि यार ये टेस्ट तो मेरा हो रहा है, पर टेस्ट तो सभी बच्चों का हो रहा होता है। सभी बच्चों के लिए वहां पे एक कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चा वहां पर एक टेस्ट दे भी रहा है और उस टेस्ट वाले सिस्टम को बनाए रखने के लिए, उसको मैच्योर करने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए भी सहयोग दे रहा होता है। वरना वो भी कहते कि मुझे टेस्ट नहीं देना है, फिर वो बच्चा भी कहते मुझे टेस्ट नहीं देना है। हालांकि जब कोई एक बच्चा कहता है कि मुझे टेस्ट नहीं देना है, सब फालतू की चीजें हैं, तो बाकी बच्चे उसको हे की दृष्टि से देखने लग जाते हैं कि अरे ये क्या चीज है भाई, ये तो मैम ने पढ़ाया था, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, यानी कि तुम ही भोंदू हो। तो इसी तरीके से समाज में भी होता है। समाज में आपकी मर्जी जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो एक सामूहिक मर्जी होती है जिसको हम लोग समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देख रहे होते हैं। यहाँ पे आप भीड़ से कंफ्यूज मत हो जाइए कि जो भीड़ कर रही है वही हम भी करेंगे। भीड़ और समाज में अंतर है, जिसको हम लोग किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप यहाँ से इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। मानव व्यवहार जिन समुदायों में रहता है या जिन समूहों में रहता है और जिनसे वो अंतर क्रियाएं करता है, उसकी अपनी क्रियाएं भी उन्हीं के द्वारा निर्धारित हो रही होती हैं और यही हमारे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का आधार भी है। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये है अमेरिका के विवाहित लोगों का एक चार्ट, जिसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। वो दोनों पति पत्नी जो 5 साल के अंतराल में है, वो दोनों पति पत्नी जो समान स्तर की शिक्षा प्राप्त है जिन्हें, और वो दोनों पति पत्नी जिनकी प्रजाति या निर्जातीय समान है, अलग अलग नहीं है।
हो सकता है अलग अलग हों, तो वो अलग प्रजाति या नृजाति समूह के हैं 92%। इनका कहना यहाँ पर यह है, सर्वे का मतलब यह है कि क्या हम अपना जो वर है, जो हमारी पत्नी है या पति है, वो क्या हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं या कुछ उसमें सामाजिक कारक भी लग जाते हैं, ये यहाँ पे देखने की बात आई है। तो भाई 77% लोग ऐसे हैं जो 5 साल की उम्र में देखते हैं, यानी कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो आपको बाध्य कर रही है कि आप अपने उम्र के आसपास की कोई महिला लें। दूसरी चीज, अपने समान शैक्षिक स्तर की महिला या पुरुष लें, और दूसरा है कि अपनी ही नृजाति में आप शादी करें। ऐसा ना हो कि आप रहते हैं भारत में और बहू ले आए आप ऑस्ट्रेलिया की, ऐसा भी नहीं है। हालांकि ये तो अमेरिका का आंकड़ा है, लेकिन इसमें बताने की कोशिश करी गई है कि यदि अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हर चीजों को देखने लग जाए तो प्यार जैसे मामले भी आपको पर्सनल नहीं लगेंगे कि हाँ ये मेरा पर्सनल मैटर है। हालांकि अब रूल थोड़े से अलग हो चुके हैं, आप यदि पुरुष हैं तो पुरुष से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन ये समाज ही होता है जो आपकी जो भी चयन की जो सूची है उसको थोड़ा सा संक्षिप्त कर देता है, थोड़ा सा सकरा कर देता है। अगर आपकी सूची ऐसी है तो वो सूची को थोड़ा सा ऐसे बना देगा कि इसी दायरे में आपको सोचना है, इस दायरे में आपको नहीं सोचना है, इस दायरे से आप बाहर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समाज आपको हे की दृष्टि से देखेगा, और कहीं भी आप समाज में अपने आप को हे की दृष्टि से नहीं देखना चाहते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इसी नजरिए की बातचीत करता है कि किस तरीके से एक व्यक्तिगत मनुष्य की क्रियाओं को किस तरीके से सामाजिक जगत प्रभावित कर रहा होता है और उसकी क्रियाओं को बदल रहा होता है। पीटर बर्जर की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो 1963 में उन्होंने बताया कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है टू लुकिंग द जनरल इन पर्टिकुलर, यानी कि किसी विशेष घटना में आपको ऐसी सामान्यता देखना जो कि बाकी जगहों पर भी होती है। उदाहरण के लिए इस वर्ल्ड मैप को आप देखिए। इस वर्ल्ड मैप में जहां पर ज्यादा ऑरेंज है वहां पर औसतन महिला की प्रजनन दर 6 बच्चे या उससे ज्यादा है। यह औसत है, हो सकता है कि 8 है 10 है, लेकिन औसतन वहां पर 6 या उससे ज्यादा है। यहां पर ये जो आप रीजन देख रहे हैं इसमें आपको 6 मिलेगा। इन्होंने यहाँ पे 2 केसेस लिए हैं। इन्होंने बताया है कि बख्त निज़ार खान है अफगानिस्तान में, जो कि 28 साल की है और उनके 5 बच्चे हैं, और जो कि वहां का एक कॉमन पैटर्न है। यहाँ अफगानिस्तान की बात करी गई है। और यहाँ पे जब हम अमेरिका में चले आते हैं तो 29 साल की सिंडी रकर है, जो कि अपने ऑफिस के समय से छुट्टी लेती हैं ताकि वो अपना पहला बच्चा कर सके। अब यदि बच्चा पैदा करना आपकी ही चॉइस है तो यहाँ पे कोई अलग और यहाँ पर कोई अलग क्यों है? कारण है समाज का अलग अलग होना। अफगानिस्तान यूएसए के मुकाबले काफी पीछे है हर चीज में, और यही कारण है कि वहां की महिलाएं प्रजनन किस तरीके से करती हैं, कितना करती हैं, इसमें भी कई सारे डिफरेंस आ जाते हैं। और यह आपको दिखा दिया गया है यूरोप का पूरा एग्जाम्पल, और यूरोप के एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि यह हल्का नीला और स्काई ब्लू है, वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे औसतन 1 बच्चा एवरेज है, कभी कभी नहीं भी होगा, या फिर 2 बच्चे एवरेज हैं, 1 और 2, और इंडिया भी इसी कैटेगरी में आ रहा है। हालांकि जब इन्होंने ये किया था ये तब आ रहा था, अब के हिसाब से हो सकता है कि कुछ मामला अलग हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवन आपकी निजी मामले, जिसे आप निजी कहते हैं कि हमें कितने बच्चे करने हैं कितने नहीं करने हैं, ये बात भी आपके सामाजिक तौर तरीके, आपके समूह जिसमें आप रहते हैं उससे प्रेरित हो रही होती है। आप देख सकते हैं कि एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे से कितना ज्यादा भिन्न दिख रहा है, और तब आपको समझ में आ सकता है कि हाँ, समाज, संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी जो तौर तरीके हैं वो किसी अन्य समाज से कितना भिन्न होते हैं, और जो हमें समाज देगा वो हमें करना पड़ेगा। ये बच्ची आपको केन्या की दिखती है, ये यूथोपिया क्या है, ये म्यांमार, ये पेरू, ये साउथ कोरिया और ये इंडिया। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो आप कैसे नहीं कह सकते हैं कि ये सामाजिक जगत ही है जो उनकी क्रियाओं को
परिभाषित कर रहा है, इनके पहनने ओढ़ने का ढंग परिभाषित कर रहा है, ये कैसे बोलेंगे, ये कैसे अपनी दिन की छोटी छोटी चीजें करेंगे, वो तक परिभाषित कर रहा है। और यहीं से वो चीजें निकल के आती हैं जिसको हम लोगों ने अभी ऊपर बताया है, टू लुकिंग द जनरल इन द पर्टिकुलर, यानी किसी विशेष में सामान्यता देखना है कि हाँ, सामान्यता से मतलब है कि वो हर जगह लागू हो रहा होता है। उदाहरण के लिए जैसे एक बहुत ही कनेक्टिंग एग्जांपल लेंगे, बाबा का ढाबा अभी जो वायरल हुआ था, उस व्यक्ति की जो बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि उसकी दुकान चल नहीं रही थी। वो व्यक्ति बूढ़ा था, उसने बताया कि वो कई सालों से इन चीजों को बेच रहा है, खाने पीने की वस्तुएं बेच रहा है, और इस समय उसकी वस्तुएं नहीं बिक रही हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि वस्तुएं ना बिकने का कारण, हालांकि वो इतने व्यस्त बाजार में था जहां पे उसकी जो खाने की चीजें हैं वो तो बिकेंगी ही, तो नहीं बिक रही हैं, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हाँ, लॉकडाउन चल गया था, मार्केट स्लो था, लोगों ने इस तरीके की जगहों पर खाने पीने में थोड़ी सी कोताही बरती, जिसकी वजह से उसका व्यापार थोड़ा सा कम हो गया। और बल्कि व्यापार उसका ही कम नहीं हुआ, व्यापार जितने भी इस तरीके के स्टॉल वाले थे उनका कम हो गया। लेकिन सिर्फ उसी व्यक्ति का क्यों हुआ? क्योंकि आपको एक जनरल प्रॉब्लम में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिखा दी गई कि हाँ, ये है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और समाज के सभी लोगों ने उस प्रॉब्लम पे इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि अब भाई साहब का रेस्टोरेंट खुल गया है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ दुकान उसी की नहीं बिक रही थी, और वो प्रॉब्लम सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो एक जनरल प्रॉब्लम थी जो पूरे मार्केट की थी, और बल्कि भारत के हर मार्केट की थी। ऐसा नहीं होता है कि हाँ, किसी का बिकता ही नहीं सामान, अरे बिकेगा ही नहीं तो वो वहां पर रहेगा क्यों। लेकिन मुद्दा ये था कि हाँ, मार्केट ही स्लो हो गया है, आपकी वस्तुएं उतनी नहीं बिकेंगी जितना पहले बिकती थी। तो ये यहाँ पे एक वजह निकल के आ जाती है कि हम किसी इस घटना को भी हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से कैसे देख सकते हैं। अगर हम 2 लाइंस में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अगर हम लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि पहली चीज जो देखेगा वो लोगों के आपसी संबंधों का जो पैटर्न है उसको वो देखने की कोशिश करेगा, और उनकी पुनरावृत्ति को नोटिस करेंगे हम लोग। ये थोड़ा सा टेक्निकल भाषा है, पर जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको इसी टर्म्स में आपको लिखना होगा। और ये पैटर्न और ये पुनरावृत्ति व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहारों से भिन्न है। और दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि कौन से सामाजिक कारक हैं जो इन सामाजिक क्रियाओं के घटने के कारण बनते हैं, और ये दोनों आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, इनकी हमें बात करनी है। और जब हम इतनी सी बात करने लग जाएंगे तब हमारा जो परिप्रेक्ष्य शुरू होगा वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाया जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैक्योनस एक एग्जाम्पल देते हैं कि व्यक्ति क्यों ऐसा करता है कि वो किसी फिल्म स्टार के साथ सेल्फी लेना चाहता है या उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता है। इस कारण को, क्रिया को करने के लिए वो खुद अपनी तरफ से क्या वजह बता रहा होता है, क्या सामाजिक वजह होती हैं, ये पैटर्न किन किन रूपों में किन किन जगहों पे भिन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए तो हाँ, कोई फिल्म स्टार आग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अब एक बहुत ही चर्चित हस्ती है, उसके साथ आपको अगर सेल्फी खिंचवाने का मौका मिल जाता है तो आप अपने आप को धन्य समझने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? किसने कह दिया आपसे कि उनके साथ सेल्फी लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा? तो ये पैटर्न और इन सामाजिक कारकों को जब हम मिक्स करके इन चीजों में डाल के देखने लग जाते हैं, वहां पे हम इन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझने लग जाते हैं। एक और उदाहरण देके हम इस बात को समझाना चाहते हैं कि समाजशास्त्री स्वयं को किस प्रकार से अपने परिचित रोजमर्रा के कामों को अलग करके देख रहा होता है, जिससे वो समाज को एक नई दृष्टि से देख सकता है। मान लें विवाह तय करने के उद्देश्य से एक लड़का व लड़की के बीच लड़की के घर पर दोपहर के भोज पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कुछ घनिष्ठ संबंधियों को भी आमंत्रित किया गया है। यह एक सामाजिक घटना है। एक समाजशास्त्री इस घटना से अपने दृष्टिकोण से क्या जानना चाहेगा? लड़का व लड़की दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करने हेतु एक दूसरे के विषय में जानकारी प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं, न कि केवल बातचीत करने अथवा खाने में। समाजशास्त्री ध्यान से देखेगा कि लड़का व लड़की आपस में कैसे बातें करते हैं, लड़के व उसके माता पिता की उपस्थिति का लड़की के व्यवहार पर कैसे प्रभाव पड़ता है, व लड़के व लड़की के माता पिता द्वारा उन्हें अकेले में मिलने का अवसर देने पर स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ।
लड़के तथा उसके माता पिता व भाई बहन द्वारा लड़की से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, लड़के तथा लड़की के माता पिता के बीच दहेज के संबंध में क्या कोई चर्चा हुई, लड़के ने किस निर्भीकता के साथ अथवा बिना संकोच के साथ प्रश्नों के उत्तर दिए, या लड़की ने लड़के से किस प्रकार के प्रश्न पूछे और उसके माता पिता ने किस प्रकार लड़की की पसंद के बारे में संकेत व्यक्त किए। इन सारे प्रश्नों पर यदि हम फोकस करें और इनकी हम डीप एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि हाँ, ये समाज की ही कुछ क्रियाएं हैं जो इन सारी कारकों को देखने को मिल रही हैं। और अलग मतलब भारत में ही आप देख लेंगे कि इसमें भी 100 तरीके के वेरिएशन निकल जाएंगे। मातृ सत्तात्मक समाजों में अलग निकलेगा, पितृ सत्तात्मक समाजों में अलग निकलेगा, और इन्हीं की पढ़ाई जब हम करते हैं तो वो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा अपने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वाले वीडियो में समझा भी था। तो इस तरीके से समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य इस बात को मानता है कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता है, उसका व्यवहार उसके आसपास के लोगों द्वारा ही निश्चित होता है, या संक्षेप में कहें तो व्यक्ति अंतरक्रिया करना चाहता है, वह समूहों का सदस्य होता है पर अलग अलग परमाणु के समान नहीं होता है। उदाहरण के लिए CO2 गैस आग बुझाने के काम आती है, लेकिन जब आप दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन ही जलने के काम आते हैं। ये हो जाती है रिएक्शन C+O2 गिव्स आउट CO2। तो CO2 तो आग बुझाने के काम आती है, ये आग में उसको बुझाने के काम आती है। CO2 आप किसी आग पे छिड़क दीजिए, आग तुरंत बुझ जाएगी। लेकिन कार्बन तो आग जलाने के काम आता है, कोयला होता है प्योर कार्बन, और ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, बिना ऑक्सीजन के आग जलेगी नहीं। 3 चीजें चाहिए होती हैं, फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर और ऑक्सीजन। ये 3 चीजें होती हैं तो आग लग जाती है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। तो 2 तो चीजें हो गई, हमें बस इसको इग्निशन टेम्परेचर देना है और ये आग लग जाएगी। लेकिन उसी आग से फिर CO2 भी निकलती है, और जब हम CO2 को इकट्ठा कर लेते हैं और किसी पर छिड़क देते हैं तो वहां पे ये हो जाता है कि हाँ भाई O2 की कमी हो गई है, यानी कि ऑक्सीजन से हमने सप्लाई कट कर दी है, या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमने छिड़क दी है तो वहां पे आग नहीं लगेगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब एलिमेंट्स ग्रुप में आने पर अपनी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं तो व्यक्ति किस तरीके से ग्रुप में आने पर अपनी एलिमेंट्री जो उसकी इच्छाएं हैं उनको वो छोड़ देता है। यहां पर हम इस डायग्राम में देखते हैं, इसमें लिखा है व्हाइट मैन आर मोर देन 12 टाइम्स आर मोर लाइकली देन ब्लैक और हिस्पैनिक वुमेन टू कमिट सुसाइड, यानी कि उनसे उनकी जो आत्महत्या की दर है वो 12 गुना ज्यादा होती है। अब आप सोचते होंगे कि आत्महत्या तो हमारा निजी मामला है, ये हमारी मर्जी की हम आत्महत्या करें कि ना करें, इसमें समाज क्या जिम्मेदार है। लेकिन नहीं, एमिल डर्कहाइम ने एक स्टडी करी और यह बता दिया कि आत्महत्या भी आपकी मर्जी नहीं है बल्कि इसके भी सामाजिक कारक हैं। अब आप जान के एक हैरानी होगी आपको, आत्महत्या के सामाजिक कारक कैसे हो सकते हैं। जब आप डर्कहाइम की वीडियो देखेंगे जो कि हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, उसमें सुसाइड वाले लेक्चर पर जब आप जाएंगे तब आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने 4 फैक्टर्स बताए, 4 टाइप्स बता दिए सुसाइड के, जो कि समाज के इंटीग्रेशन या रेगुलेशन से डिराइव होते हैं। किसी व्यक्ति की आत्महत्या का वो जिम्मेदार भी समाज होता है, डर्कहाइम ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाइट मेंस जो होते हैं वो उनकी सुसाइड रेट कितनी ज्यादा हाई है और हिस्पैनिक अमेरिकन की कितनी लो है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके भी अपने अलग कारक हैं और इन्हीं कारकों को देखना ही समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। मैक्योनिक और प्लमर ने समाजशास्त्री दृष्टिकोण को देखने के अर्थ जो बताए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला यह है कि समाज किस प्रकार व्यक्तियों की क्रियाओं को प्रभावित करता है। पहली चीज पे आ गई सोसाइटी, दूसरी चीज पे आ गई हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस समाज की हम बात कर रहे हैं। तीसरी चीज आ गई हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, कि वो जिस चीज को हम लोग ले रहे हैं, जिस समाज को ले रहे हैं, वो वैश्विक पटल पर, भूभाग पर किस तरीके से समझी जाती है। देखिए, सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट अलग है, सोशल कॉन्टेक्स्ट अलग है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अलग है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे भारत की इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं, और जब हम कंपेयर करते हैं तब हम समझते हैं कि हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आ रहे हैं या हम सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे देश की हालत इस देश की हालत से इतनी है, हम इनसे तुलना करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उसका एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी निकल के आता है। तो सिंपली
मतलब ये है कि सीइंग हाउ सोसाइटी शेप्स एक्शन दैट इंडिविजुअल डू और सोसाइटी गाइडिंग इंडिविजुअल, यानी कि समाज व्यक्तियों की क्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है अथवा समाज किस प्रकार व्यक्तियों के विचारों व कार्यों को दिशा प्रदान करता है, इसके बारे में है पूरा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लाभ के बारे में और उनकी कुछ हानियों के बारे में, जो कि हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। पहले हम लोग लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ पहला ये हो सकता है कि हाँ, इसमें जो प्रचलित मिथ्याएं हैं, जैसे कि एक मिथ्या ये भी थी कि धरती सपाट है, लेकिन जब हमने अपना परिप्रेक्ष्य बदलने की कोशिश करी तब हमें पता चला कि हाँ, धरती सपाट नहीं है, धरती गोल है। उसी तरीके से जो हमारे तौर तरीके चलते हुए आ रहे हैं, कि उदाहरण के लिए जैसे समाजशास्त्रीय विश्लेषण में हमें बताते हैं कि कुछ ऐसे विचार जो कि जिन्हें हम परीक्षण नहीं कर सकते हैं, जिनका वो हमेशा सत्य नहीं होते हैं, और इसी प्रवृत्ति को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में हम लाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ, जो आप आम तरीके से सोच रहे होते हैं कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, ऐसा नहीं होता है। जैसे निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों की अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं। यह हमारा एक कॉमन नोशन है कि हाँ, जो हाई क्लास के लोग होंगे वो कम अपराध करते हैं और निम्न वर्ग के लोग जो होंगे वो ज्यादा अपराध करते हैं। जबकि अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है और अपराध की दृष्टि में गरीबी एक महत्वपूर्ण घटना नहीं है। अपराध कोई भी कर सकता है, और यही सदरलैंड ने बताया कि उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं वो सफेद पोश अपराध करते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम जिसे कहा गया। दूसरा नोशन ये हो जाता है कि अधिक अंग्रेजी सीरियल या अंग्रेजी फिल्म देखने वाले युवा अधिक यौन संबंधी अपराध करते हैं। जबकि फिर एनालिसिस करी गई, जब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य लगा के इसकी प्रॉपर रिसर्च करी गई, तो पाया गया कि हिंदी फिल्में व टेलीविजन के सीरियल युवाओं को यौन एवं हिंसा के लिए उतने ही अधिक प्रेरित करते हैं जितने अंग्रेजी की सीरियल व फिल्में। इस तरीके से एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि हाँ, जो आप एक कॉमन नोशन बना लेते हैं हर चीज का कि हाँ, यही होता है, किसी की मतलब ये तो कॉमन सी बात है, तो सभी को पता है। समाजशास्त्र उन चीजों को झुठलाता है और बताता है कि हाँ, इन चीजों में रिलेशन नहीं है और इनको हमें तार्किक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। उदाहरण के लिए एक बहुत ही और कॉमन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आपको लगता होगा कि पहले जो संयुक्त परिवार है वो आपको पिक्चरों में दिखते थे, आपके घरों में भी दिखते थे, पर अब नहीं दिखते हैं। अब वो संयुक्त परिवार खो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ उनका। ये आधुनिकीकरण आया, उद्योगीकरण आया, इनकी वजह से संयुक्त परिवार चले गए। लेकिन समाजशास्त्रियों ने अपने एनालिसिस में ये पाया कि संयुक्त परिवार सिर्फ क्षेत्रीय दृष्टिकोण से दूर दूर रहने लग गए। आज भी उनमें संयुक्तता तो विद्यमान है ही है, जिसकी वजह से उन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा विघटित हो गए। वो समय समय पर त्योहारों में या किसी फैमिली ओकेशंस पे आपको मिलते हैं और आप लोग वहां पर गैदरिंग करते हैं और उनमें संयुक्तता आ जाती है। तो ये एक रीजन बताया समाजशास्त्रियों ने। दूसरी चीज आ जाती है कि हमारे जीवन में आने वाले अवसर या बाधाओं को हम मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। अगर हम हर चीज को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने लग जाएं तो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको हम ठीक तरीके से समझ सकते हैं, उनके खिलाफ एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं और उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ, पूरी तरीके से वो नहीं होंगी, लेकिन अगर वो 100% आप पे प्रभाव डालने वाली होंगी तो हो सकता है वो 85% प्रभाव डाले। तीसरा लाभ ये हो सकता है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हमें समाज की यथास्थिति यानी कि स्टेबिलिटी बनाने का सहयोग भी देता है। उदाहरण के लिए आप कार से एक रैपर बाहर फेंक देते हैं, तो जब आप सोशियोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचने की कोशिश करेंगे, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का प्रयोग करेंगे, तब आप समझ में आएगा कि हाँ, कार से बाहर छिलका फेंक देना या रैपर फेंक देना किस तरीके से पूरी सड़क पर गंदगी फैला देता है, और ये कारण बनता है बारिश में उस भराव का जो कि आप रोडों पर देख लेते हैं। हालांकि इसके लिए गड्ढे भी जिम्मेदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कारण भी जिम्मेदार है। सबसे इंपॉर्टेंट लाभ जो होता है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को देखने का वो ये होता है कि हाँ, हम मानवीय पीड़ाओं के बारे में एक डीपर एनालिसिस कर पाए और उनके प्रति एक बेहतर सुझाव दे पाए। उदाहरण के लिए जैसे हम गरीबी को देखते, तो गरीब लोगों को देखते समय हमारे मन में कॉमन नोशन आता है कि लोग काम नहीं करते हैं, लोग बैठे बिठाए खाना चाहते हैं,
ऐसा है वैसा है। लेकिन जब आप सोशियोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी है। बहुत सारे लोगों को लाइफ चांसेस नहीं मिल पाते। ये सारे टर्म्स आप लोग जब आगे थिंकर्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे चैनल पर भी हैं, तब आपको समझ में आएगा। इस तरीके से जब आप देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि नहीं, जो हम लोग कॉमनली सोच रहे थे, जिसको हम लोगों ने अपने वीडियो कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में नोटिस किया था, जिसको हम लोग कॉमनली देख रहे थे, वो उतनी कॉमन चीज नहीं है, वो उतनी आम बात नहीं है। उसके कुछ कारक हैं जो कि समाज में ही विद्यमान है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की जो हानियां हैं, जो कमियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विश्व का भाग है, हमारे समाज का ही भाग है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य समाज से ही निकला है और समाज बदलता रहता है, तो उसके लिए हमें हर बार पर्सपेक्टिव भी अपना बदलते रहना पड़ेगा। हमारे पास उतने पर्सपेक्टिव अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं कि हम समाज की हर घटना को उस परिप्रेक्ष्य से देखने की कोशिश करें। कुछ चुनिंदा पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे फंक्शनल पर्सपेक्टिव हो गया, जैसे मार्क्सिस्ट हो गया, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया, मॉडर्न हो गया, पोस्ट मॉडर्न हो गया। इस तरीके के हमारे पास कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन ज्यादा पर्सपेक्टिव चाहिए, क्योंकि समाजशास्त्री घटनाएं दिन पर दिन और जटिल होती चली जा रही है और इन पर्सपेक्टिव से हमारा काम नहीं चलने वाला, और कई बार हमारी एनालिसिस गलत भी साबित हो जाती है। समाजशास्त्र विदेशों में ज्यादा पॉपुलर है, तो वहां के सोशल साइंटिस्टों ने एक निर्जाति केंद्रिता आ गई है और वो दूसरों के पर्सपेक्टिव की तरीके से नहीं देख सकते। यहाँ पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात आ जाती है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो वहां पे एक कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो पेशा चुनता है, वो किस देश में उसको ज्यादा मौके दिलवाएगा, इसके बारे में भी बातचीत आती है। उदाहरण के लिए जैसे अभी एक न्यूज आई कि उन्होंने 20 साल के जितने भी बोर्ड के टॉपर्स थे उनकी एक लिस्ट निकाली और उनके बारे में समझने की कोशिश करी कि वो अब क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। तो पता लगा कि आधे से ज्यादा तो विदेश में ही पड़े हुए हैं, कुछ होंगे उसमें जो भारत में है, मतलब आधे से कम भारत में है और बाकी दुनिया के इधर उधर हिस्सों में है। पर एक बड़ा हिस्सा हमने देखा कि वो प्रॉपरली अमेरिका में सेटल्ड है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम वो वेस्ट में सेटल्ड है, वो प्रॉपरली अमेरिका देश में सेटल्ड है। तो क्यों है वो? क्योंकि वहां पर उन चीजों को ज्यादा तवज्जो मिली, जो भी उन्होंने चीजें करी, और उनका एक डायमेंशन भी बन चुका था उस सोसाइटी के लिए कि हाँ भाई, हम उस सोसाइटी में रहेंगे तो हमारे लिए सब बढ़िया रहेगा। देश को सर्व करने वाली बात वहां पे उतनी नहीं दिखी। हालांकि कई सारे जो टॉपर्स हैं वो देश में ही रहे, पढ़ाया उन्होंने, अच्छी चीजें करी, लेकिन ज्यादातर लोग अमेरिका भी चले गए। एक तीसरी बहुत बड़ी हानि ये आ जाती है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समाज को बदलते भी हैं। तो जब हमारी थ्योरी ही समाज को बदल देगी, तो यानी कि हमारी थ्योरी तो बार बार गलत प्रूफ होती चली आ रही है। यानी कि एक डबल इफेक्ट आ रहा है। कहने का मतलब है कि जिस चीज पे आप रिएक्ट कर रहे हैं वो चीज ना रह के कुछ और चीज बन जा रही है। तो आप तो एनालिसिस कर रहे थे इस चीज का, पर वो चीज हो गई ये। आप कर रहे थे एनालिसिस ए का, पर वो जब तक एनालिसिस करें या आपने जो रिजल्ट दिया उससे वो बी बन गई। तो पुनर्परीक्षण नहीं हो सकता है उस पर्सपेक्टिव का। उसके लिए फिर से आप स्टडी करें, फिर से आप स्टडी करें। ये एक इसकी ड्रॉबैक हो सकती है। हालांकि एक अच्छी बात भी है साइंटिफिक एनालिसिस में कि आप बार बार उसकी स्टडी करते रहें, लेकिन उतना नहीं। अब तक हमने समझा कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन किस तरीके से हमारी चीज़ों को प्रभावित करता है और किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो भी दृष्टिकोण होता है, जो भी वो व्यक्ति काम करना चाहता है, वो समाज में किस तरीके से प्रभावी होता है और समाज उसको किस तरीके से लागू करता है। और उन्हीं को अगर हम देखते हैं तो वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में चीज़ें चली आती हैं। एक दृष्टिकोण हमने बनाना है। दृष्टिकोण बहुत परिभाषित नहीं है कि यही दृष्टिकोण है और कोई दृष्टिकोण ही नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों का एक मिला जुला रूप है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।